हेलो एवरीवन, टेक्स्ट बुक सुपर आइस में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी एंड हिज नेम इज रेमन मैग्सेसे। ठीक है, तो रेमन मैग्सेसे इज अ वेरी नोन लीडर ऑफ द फिलीपींस। ही हैज प्लेड अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन ऑफ फिलीपींस। ओके, सो आज हम ना ही सिर्फ रेमन मैग्सेसे के बारे में बात करेंगे, पर ये भी देखेंगे कि उनके कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के ऊपर उनके क्या विचार थे और ऐसे क्या कारण थे जिसके वजह से रिसेंटली जो केरला की एक्स हेल्थ मिनिस्टर थे के शैलजा जी, उन्होंने ये अवार्ड के नॉमिनेशन को क्यों डिक्लाइन कर दिया। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी स्टडिंग। ओके, फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ रेमन मैग्सेसे। Then we will be speaking about what role did he play in the development of Philippines. उसके बाद ये बात करेंगे कि उनका कम्युनिज्म के ऊपर उनकी क्या विचारधारा थी और आखिर ऐसे क्या रीजंस थे कि के शैलजा जी ने अपने नॉमिनेशन को वापस ले लिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट अवे एंड वील फर्स्ट नो अबाउट मिस्टर रेमन मैग्सेसे। ठीक है, सो ही वॉज बोर्न इन द ईयर 1907. Okay, and he became later on, he went on to become the 7th president of the Philippines. जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो ही वॉज बेसिकली एन ऑटोमोबाइल मैकेनिक। यहाँ तक एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन, बट वी ऑल नो 1939 में द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रेक्स आउट, एंड इन दैट पर्टिकुलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर you have one sub part of it which is known as the Pacific War. Okay, now in the Pacific War, Japan had attacked, Japan was going on a spree. We all know what happened in the Second World War. और जापान का एक खतरा जो था वो आया फिलीपींस के ऊपर। जापान वेंट ऑन अ स्प्री इन फिलीपींस और कुछ सालों के लिए, मतलब इन द ईयर 1941-42, इट हैड इवन कैप्चर्ड फिलीपींस फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब इस मोमेंट पर जब फिलीपींस के ऊपर इतना खतरा आया, देन द मैन ऑफ द आवर रोज टू फॉर द आवर। ओके, सो मिस्टर मैग्सेसे he became a guerrilla leader during the Japanese occupation of Philippines for that short duration of time, and he resisted the Japanese occupation. उन्होंने जापान के जो सोल्जर्स थे उनके साथ गुरिल्ला वॉरफेयर किया और ये इंश्योर किया कि जल्द से जल्द हमारा उनका जो देश था वो देश जापान के चुंगल से छूट जाए। राइट, सो ही स्ट्राइड फॉर दैट वेरी हार्ड, एंड उनके ही इसी ब्रेवरी और लीडरशिप के लिए बाद में उनको मिलिट्री गवर्नर की अपॉइंटमेंट कर दी गई। आफ्टर 1942 when Japan left Philippines, जब फिलीपीन जापान के कंट्रोल से बाहर आया, then after that for 4 years Japan went on the became a colony of USA for 4 years. In these 4 years he was that particular military governor. क्यों? क्योंकि उन्होंने जापान के खिलाफ बहुत ही बढ़िया ब्रेवरी और लीडरशिप क्वालिटीज डिस्प्ले किए थे। राइट, इन 1946 इवन यूएसए इट डीकोलोनाइजेस फिलीपींस, और उसके बाद he gets elected to the Philippines House of Representatives from the Liberal Party. So अब यहाँ से उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री होती है, जहाँ पर वो पहली बार 1946 में इलेक्ट होते हैं फिलीपींस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। In 1950 he is appointed as the Secretary of National Defense. Now this post is very very important. यही पोस्ट जो है वो उनको कम्युनिस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में लाती है, आगे वो देखेंगे कैसे। पर 1950 में he was appointed as a Secretary of National Defense, and in 1953 finally he becomes the 7th president of the Philippines, and he fights the election from the Nationalist Party. So this was this rise of Mr. Raymond Magsaysay from being a normal automobile mechanic to going to become the president of Philippines. This was the journey of Mr. Raymond Magsaysay. Right, now let us see कि उनका कम्युनिज्म के ऊपर क्या विचार था। Did he like communism or did he hate communism? ये चीज़ हम यहाँ पे जान के लेंगे। ठीक है, तो वापस उनके कम्युनिज्म के ऊपर थॉट्स जानने के लिए विल फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड, अगेन विल हैव टू गो बैक इनटू द हिस्ट्री ऑफ फिलीपाइंस और क्या क्या हुआ था। सो 1930 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ फिलीपींस वाज फॉर्म्ड। ओके, दिस पार्टी इज आल्सो नोन एज पीकेपी पार्टी। ओके, दिस इज आल्सो नोन एज द पीकेपी पार्टी। सो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ फिलीपींस की स्थापना होती है 1930 में। उसके अलावा एक और छोटा सा ग्रुप होता है जिसका नाम है हुक्बा लाहाब ग्रुप, या जिसे शॉर्ट फॉर्म में हुक कहते हैं। अब ये हुक्बा लाहाब या हुक जो ग्रुप है, ये ग्रुप
तब फिलीपींस में बहुत ज़्यादा एक्टिव था। जब जापान ने 1941-42 में जब जापान ने फिलीपींस को ऑक्यूपाई कर लिया था, तब ये पर्टिकुलर ग्रुप भी बहुत एक्टिव था। इवन दिस पर्टिकुलर ग्रुप फॉट द जापानीज रेजिस्टेंस। जापान के खिलाफ इस पर्टिकुलर ग्रुप ने भी बहुत इंपॉर्टेंट जो गुरिल्ला वॉरफेयर था वो लड़ा था, राइट। सो इवन दिस ग्रुप वाज इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग। बट जैसे मैंने कहा 1946 में जैसे ही यूएसए डीकोलोनाइज करती है फिलीपींस को, तो फिलीपींस में कैपिटलिज्म का एक्सपांशन होता है। ऑब्वियसली आप ये लॉजिक लगा सकते हो कि क्योंकि वो यूएसए की कॉलोनी रही है और यूएसए जो है वो कैपिटलिज्म का करता धरता है, राइट। इट स्ट्रांगली बिलीव्स इन द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म, है ना। तो of course जब when USA left Philippines, that idea or ideology of capitalism was still there in Philippines and it spread rapidly in Philippines. एक आग की तरह कैपिटलिज्म का जो विचारधारा था वो फिलीपींस में फैल गया। अब जब ये विचारधारा फिलीपींस में फैल गया, तो हम सबको पता है कैपिटलिज्म का एक जो ड्रॉबैक है, विच मीन्स कि बिकॉज ऑफ दिस इनइक्वालिटी इंक्रीजेस, ये एक ड्रॉबैक है, राइट। इसके वजह से क्या हुआ, द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर वाइडेंड। अमीर और अमीर बनता गया, गरीब और गरीब बनता गया, क्योंकि कैपिटलिज्म फैल गया। लोग सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में सोचने लगे। इसके वजह से जो अमीर और गरीब के बीच की दूरी है वो बढ़ गई, और वहाँ के जो पीजेंट क्लास था या फिर जो फार्मर क्लास था, जो किसान वर्ग था या जो पीजेंट वर्ग था, these people they started to face a lot of problems. Okay, so now when the peasant group or when the farmers group started to face a lot of problem, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दीज हुक्स, जिन्होंने जापान के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ा था, उनको ये लगा कि अब ये सारी चीज़ें हमें हमारी हाथ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि अमीर और गरीब के बीच भी दूरी बढ़ती जा रही है। कुछ बहुत ही स्पेसिफिक लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं और बाकी लोग गरीबी की तरफ ढकेल दिए जा रहे हैं। और उन्हें लगा कि इसका मेन रीज़न क्या है, इसका मेन रीज़न है कैपिटलिज्म जो यूएसए छोड़ के गया था। तो चलिए इस कैपिटलिज्म को ही ख़त्म करते हैं, राइट। इसके लिए जो हुक्स हैं वो बाद में अलायंस फॉर्म करेंगे पीकेपी के साथ। पीकेपी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ फिलीपींस के साथ उन्होंने एक अलायंस फॉर्म कर दी, और ये अलायंस इट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ ये पर्टिकुलर अलायंस थी, और वो ये चाहते थे कि ये कैपिटलिज्म जो है, जिसके वजह से इनइक्वालिटी बढ़ रही है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है फिलीपींस में, उसको ही निकाल दिया जाए, राइट। अब आप सबको पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि 1950 में रेमन मैग्सेसे को अपॉइंट किया गया था एज द नेशनल डिफेंस सेक्रेटरी। रेमन मैग्सेसे वाज अपॉइंटेड एज द नेशनल डिफेंस सेक्रेटरी 1950। अब रेमन मैग्सेसे जो थे वो बिल्कुल कम्युनिज्म के पक्ष में नहीं थे, वो कम्युनिज्म बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इनफैक्ट ही वाज मोर अलाइन टुवर्ड्स यूएसए, एंड बिकॉज ही वाज मोर अलाइन टुवर्ड्स यूएसए, वो ज़्यादा कैपिटलिज्म की तरफ उनका झुकाव बहुत ज़्यादा था। अब क्योंकि रेमन मैग्सेसे का झुकाव कैपिटलिज्म की तरफ ज़्यादा था, वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि उनके देश में कम्युनिस्ट ये आइडियोलॉजी आए। और इसके लिए उन्होंने, जब वो नेशनल डिफेंस सेक्रेटरी थे 1950 में, उन्होंने इस संगठन के ऊपर, इस हुक संगठन के ऊपर बहुत कड़ा प्रहार किया, और इतना कड़ा प्रहार किया कि दैट पर्टिकुलर ग्रुप विच वाज प्रमोटिंग कम्युनिज्म इन दैट पर्टिकुलर नेशन, इट वाज रिड्यूस्ड। ओके, तो इट इज़ ऑल्सो नोन कि जो हुक्स का न्यूट्रलाइजेशन हुआ फिलीपींस में, उसके लिए रेमन मैग्सेसे को जिम्मेदार ठहराया जाता है बाय द कम्युनिस्ट। ओके, सो इट वाज अंडर हिम दैट द हुक्स वर न्यूट्रलाइज्ड एंड द थ्रेट ऑफ कम्युनिज्म वाज पुट अवे, राइट। इट वाज अंडर मिस्टर रेमन मैग्सेसे। अब यहाँ तक हमें ये समझ में आता है कि रेमन मैग्सेसे जो थे वो कम्युनिज्म के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। वो ये चाहते थे कि एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो, और ही वॉज प्योरली इन फेवर ऑफ कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म के फेवर में वो क्यों थे, बिकॉज जो फिलीपींस था वो 1942 से लेके 1946 तक इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसए, इट वॉज अ कॉलोनी ऑफ यूएसए, देयरफॉर कैपिटलिज्म वॉज थ्राइविंग देयर एंड ही वॉन्टेड टू प्रमोट द सेम आइडियोलॉजी। एंड देयरफॉर जब हुक्स ने अपनी आवाज़ उठाई, जब हुक्स वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश कम्युनिज्म इन फिलीपींस, ही वेंट हेवायर, और उन्होंने पूरा हुक्स को ही बर्बाद करके रख दिया, बिकॉज ऑफ विच कम्युनिज्म डाइड इन फिलीपींस। ओके, दिस वॉज द स्टोरी अबाउट रेमन मैग्सेसे एंड हिज आइडिया ऑन कम्युनिज्म। अब ये जान के लेंगे कि इसके पहले इनका एक कोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि बिटवीन आर वे ऑफ लाइफ एंड कम्युनिज्म देयर कैन बी नो पीस,
मतलब हम जैसे जी रहे, मतलब फिलीपींस में लोग जैसे जी रहे और कम्युनिज्म के बीच में कभी भी शांति नहीं हो सकती। और ये दोनों लोग जो है, जो कम्युनिस्ट है और जो बाकी लोग हैं, वो एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। देयर कैन बी नो पैरालाइजिंग को एग्जिस्टेंस, नो ग्रे न्यूट्रलिज्म, देयर कैन ओनली बी कॉन्फ्लिक्ट टोटल एंड विदाउट रिकन्सिलिएशन। मतलब उनका बस यही कहना था कि हम जिस प्रकार से रह रहे हैं, हम का मतलब कैपिटलिस्ट, तो कैपिटलिस्ट जिस प्रकार से रह रहे हैं और कम्युनिस्ट जिस प्रकार से रह रहे हैं, उसमें इन दोनों के बीच में कभी भी शांति नहीं हो सकती। देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सो ही वॉज ऑफ अ माइंडसेट दैट कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट कैन नॉट को एग्जिस्ट, एंड जब भी ये दोनों लोग एक साथ आएंगे तब तब कॉन्फ्लिक्ट ही होगा। एंड और इसलिए उन्होंने क्या किया, जब वो नेशनल डिफेंस सेक्रेटरी थे 1950 में, उन्होंने हुक्स के ऊपर इतना कड़ा प्रहार किया कि कम्युनिज्म को पूरा वाइप आउट कर दिया फिलीपींस से। राइट नाउ जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है, दिस अवार्ड इज कंसिडर्ड एज द नोबल अवार्ड फॉर द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। अब इस साल ये अवार्ड दिया, इस अवार्ड के नॉमिनेशन के लिए जो हमारे केरला के जो एक्स हेल्थ मिनिस्टर थे के शैलजा जी, उन्हें ये पर्टिकुलर अवार्ड के साथ सम्मानित करना होगा, ऐसा उनका नॉमिनेशन हुआ था। ओके, बट उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। शी टुक बैक हर नॉमिनेशन। उन्होंने कहा कि उन्हें ये अवार्ड नहीं चाहिए। ओके, शी टोल्ड दैट शी डज नॉट वांट दिस अवार्ड। अब पहले तो समझ के लेंगे कि के शैलजा मैम को ये पर्टिकुलर अवार्ड क्यों दे रहे थे। ओके, सो के शैलजा मैम, शी व्हेन शी वाज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ केरला, जब वो केरला की हेल्थ मिनिस्टर थी, तब निपा वायरस और कोरोना वायरस के वक्त में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था केरला में। शी हैड डन अ फिनोमिनल जॉब इन केरला इन कंट्रोलिंग दिस द वायरस ऑफ द कोरोना वायरस एंड निपा वायरस। ओके, तो इसके वजह से उनके इस काम को मद्देनजर रखते हुए उनको इस अवार्ड के साथ सम्मानित करना चाहिए, इसलिए उनका नाम नॉमिनेट किया गया। पर as we know, she belongs to the Communist Party of India, Marxist. She belongs to the CPIM party in India. Okay, and CPIM party and she herself, उन्होंने ये डिसाइड किया, क्योंकि जो रेमन मैग्सेसे थे, उनका जो पास्ट हिस्ट्री है, इट इज़ नॉट वेरी गुड विद कम्युनिज्म। उन्होंने फिलीपींस में उन्होंने जो कम्युनिस्ट है उनको पूरा ही हैड फुल्ली स्वेप्ट द कम्युनिज्म आउट ऑफ फिलीपींस। सो देयरफॉर she and her party decided that because Mr. Maxese, he was against communism, so we will not accept this particular award. Okay, so this was the major reason why Shailaja ma'am did not accept this particular award. Okay, so basically communism and capitalism, they are always against each other. Okay, and because she belongs to that particular ideology, she thought a person who has ruined communism, I will not accept the award from that particular person. So this was her mindset about it. Okay, so this was the major reason why she declined the award. Apart from that, what is this Raymond Magsaysay award? तो after 1957 जब रेमन मैग्सेसे इनकी डेथ हो जाती है, इसके बाद जो रॉकफेलर ब्रदर्स फंड है और फिलीपींस गवर्नमेंट है, इन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना की, जिसके तहत ये पर्टिकुलर रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। राइट, ये हर साल 31 अगस्त को दिया जाता है, जब रेमन मैग्सेसे जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। ओके, एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एशियाज इक्विवेलेंट टू द नोबेल प्राइज। Some Indians who have received this award are Vinoba Bhave, Mother Teresa, recently Arvind Kejriwal, and in the last year, Rami Kumar, who is a journalist. Even he has received this particular award. Okay, so this is about Raymond Magsaysay Award, but it was important to understand the story of Mr. Raymond Magsaysay and why K.K. Shailaja, she refused her nomination to this particular award. थैंक यू सो मच। बिफोर गोइंग आई विल टेल यू समथिंग अबाउट सुपर कोचिंग। इट इज़ वन स्टॉप इनिशिएटिव, जहाँ पे आपको एक सब्सक्रिप्शन में सारी चीज़ें मिल जाती है, भले ही फिर वो मॉक टेस्ट हो, वीडियो कोर्सेज हो, डाउट रेजोल्यूशन क्लासेस हो, लाइव क्लासेस हो। इसके साथ साथ आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है, और ये सारी चीज़ सिर्फ 3000 रुपये प्रति महीने में अवेलेबल है। पर आप मेरा अगर कूपन कोड यूज़ करोगे, व्हाट इज़ माई कूपन कोड? माई कूपन कोड इज़ Akash20, AAKASH20, तो आपको 20% ऑफ मिलेगा, which means this particular thing will be available at ₹2400 per month only. Okay, if you have enjoyed the session, please like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon so you never miss an update from our side. Thank you.